नमस्कार साथियों, आज हमारे बीच आदरणीय श्री पी जॉय सर, प्रकाश जॉय सर उपस्थित हैं, जो कि विजन और एबल्स कोचिंग के नाम से पूरे देश ही नहीं पूरे विश्व में विख्यात हैं। पी जॉय सर केमिस्ट्री के एक महान शिक्षक रहे हैं, केमिस्ट्री के विद्वान रहे हैं, केमिस्ट्री के मेंटोर रहे हैं और उनकी अनोखी शिक्षण शैली से लाखों विद्यार्थियों को फायदा पहुंचा है। आदरणीय पी जॉय सर का जन्म रावतभाटा में हुआ था और मेरी पढ़ाई भी रावतभाटा में हुई है, तो इसलिए मुझे शुरू से ही आदरणीय पी जॉय सर से इंस्पिरेशन मिलता रहा है। और जब मैं कोटा आया था तो मुझे जान के बड़ी खुशी हुई कि इन्होंने इनकी जो एबल्स के जो लेक्चर थे वो ऑनलाइन उपलब्ध थे। कई सारे कोचिंग विद्यार्थियों ने इनकी शिक्षण शैली की बहुत तारीफ भी की है और केमिस्ट्री में इनका नाम पूरे टीचिंग वर्ल्ड में ध्रुव तारे के समान चमकता है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा पी जॉय सर से कि वो अपने सीक्रेट्स को साझा करें और किस प्रकार से उन्होंने उस दौरान 2009 से 2010-11 जब कोविड भी नहीं था, उससे पहले ही उन्होंने ऑनलाइन सारे लेक्चर्स कर दिए थे, जिससे कि लाखों विद्यार्थियों को ऑनलाइन मटेरियल मिला और लाखों विद्यार्थियों ने अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर किया और अपनी एम में सफलता पाई। आदरणीय पी जॉय सर। नमस्ते साथियों, मैं डॉक्टर साहब का धन्यवाद देता हूँ। ये इनकी महानता है कि ये स्वयं इतनी ऊंचाइयों पे होते हुए भी दूसरे लोगों के काम को जानते हैं, पहचानते हैं, उसकी प्रशंसा कर पाते हैं खुले दिल से। ये एक रियली जो साइंटिफिक माइंड के लोग हैं उनकी पहचान है और सर के बारे में कोई डाउट नहीं है कि ये कितना अच्छा कार्य कोटा में करते हैं और इनकी ख्याति मैं तो कुछ भी नहीं हूँ इनके सामने, विश्व भर में फैली हुई है। इन्होंने मुझे एक मौका दिया केमिस्ट्री के बारे में कुछ बताने का, तो मैं जो छात्र या अभिभावक हैं उनको कैसे केमिस्ट्री को अप्रोच करना चाहिए उसके लिए मैं कुछ 2-3 बातें बोल सकता हूँ, या किसी भी सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना चाहिए उसके बारे में कुछ बातें बता सकता हूँ। ज़्यादा समय नहीं लूँगा, शॉर्ट में इसे एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहली चीज़ है कि केमिस्ट्री में नॉलेज के अलावा काफ़ी अंडरस्टैंडिंग होती है, काफ़ी चीज़ों को समझना होता है। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, पर्टिकुलरली जेई और नीट की अगर आप बात करते हैं, फैक्चुअल क्वेश्चंस कम होते हैं, आते ज़रूर हैं, लेकिन उन फैक्ट्स को कैसे कंफ्यूजिंग वे में पूछा जाए यही उस एग्ज़ाम की खासियत होती है। पेपर्स वैसे ही सेट होते हैं। तो एक छोटा सा टिप यह है कि आप जो भी पढ़ें उसको एक सिंगल पेपर पे लेके आइए, एक बड़ा सा कागज़ लीजिए और जितनी बातें आप सीखते हैं उसको एक सिंगल पेपर पे कलेक्ट करिए, कीवर्ड्स फॉर्म में, की फ्रेजेस फॉर्म में, छोटे छोटे डायग्राम फॉर्म में, या छोटे से अगर आप उसमें इंटरकनेक्शन शो करते हुए कुछ बातें बता सकते हो इस फॉर्म में। आप खुद का अपना मैप बनाइए, हर चैप्टर का एक कागज़ बनेगा। अगर आपके 29 चैप्टर्स हैं तो आपका सारा कंटेंट 29 पेज में कवर होता है। उस केस में आपका मेमोरी लोड कम हो जाता है और जब मेमोरी लोड कम होता है तो एग्ज़ाम में वर्किंग मेमोरी फ्री होती है क्वेश्चंस को प्रोसेस करने के लिए। ये एक बहुत बड़ा सीक्रेट है, सीक्रेट नहीं बोलता मैं, ये एक अच्छी प्रैक्टिस है जो हर स्टूडेंट को करनी चाहिए। केमिस्ट्री क्यों, फिजिक्स में भी कर सकते हैं इसको, बायोलॉजी में तो और इनफैक्ट ज़्यादा इफेक्टिवली कर सकते हैं। मैथ्स में भी इस तरह के कुछ कॉन्सेप्ट मैप अगर आप बनाते हैं, उनको जोड़ते हैं तो काफ़ी फ़ायदा होता है। दूसरा टिप मैं आपको ये बताता हूँ, हम भारतीय हैं, हमेशा भाषा हिंदी यूज़ करते हैं अधिकांश समय पे, लेकिन जो साइंस की टर्म्स होती है उनका ओरिजिन फॉरेन लैंग्वेज है, जैसे ग्रीक है, लैटिन है, इस तरीके की लैंग्वेज है। हम उन वर्ड्स को यूज़ करते हैं लेकिन उसका जो रूट मीनिंग है वो हमें पता नहीं होता है, और उस केस में हम उस वर्ड्स को किसी अंदाज के साथ इस्तेमाल करते हैं जो कई बार सही होता है और कई बार सही नहीं होता है। तो ये हमेशा आप ध्यान रखिए कि जब भी किसी पहले वर्ड को पहली बार सुन रहे हो तो आप उसका रूट मीनिंग गूगल करके देख लो क्या आता है, उसके बाद कभी आपका दिमाग गलत दिशा में नहीं जाएगा। ये 2 टिप मैंने आपको भी दिए, जो स्टूडेंट अच्छा पढ़ना चाहते हैं वो मेरे ख्याल से इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। मैं डॉक्टर साहब को अगेन धन्यवाद देता हूँ। इनके जैसे साइंटिफिक माइंड के व्यक्ति कोटा में उपलब्ध हैं, ये हमारी किस्मत है कि कोटा के वासियों को आँख से संबंधित किसी भी समस्या का कभी भी कोई परेशानी नहीं झेलनी होती है। सर की
सानिध्य हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और आदरणीय पी जॉय सर के बारे में मैं एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि आदरणीय पी जॉय सर ने जब ऑनलाइन लेक्चर्स अपने लाइव किए और सभी लोगों के लिए उपलब्ध कराए, तो मैंने इनसे पूछा कि आपको किस प्रकार से उस लेक्चर्स को बनाने की प्रेरणा मिली, किस प्रकार से आपने डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट भी सवाल हल किए। मैं सर रिक्वेस्ट करूँगा कि आप वो भी सबसे साझा करें कि किस प्रकार से आपको जो आपने बताया मुझे कि किस प्रकार से आपने उन डिफ़िकल्ट क्वेश्चन को सॉल्व किया और सभी के लिए सुलभ बनाया। देखिए, बहुत एक अच्छी बात सर ने पूछी है कि क्वेश्चन डिफ़िकल्ट है। पहली बात तो इसका पता कैसे चले कि क्वेश्चन डिफ़िकल्ट है। एक बार क्वेश्चन हो जाने के बाद वो डिफ़िकल्ट नहीं रहता है। तो क्वेश्चन की कैटेगरी वो इजी है, मीडियम है, डिफ़िकल्ट है, ये कैसे पता करें? तो उसका आंसर ये है जो मैं समझता हूँ, हमारे देश में जो सिलेबस चलता है वो बहुत खुशी की बात है कि इंटरनेशनल सिलेबस से फुल सिंक है। एटलीस्ट एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं वो हर मायने में फ्रंटियर लेवल पर है, आगे की तरफ बढ़ती हुई है और किसी तरह से कहीं भी पीछे नहीं है। अगर इन्हीं टॉपिक्स को आप ये देखें कि फॉरेन यूनिवर्सिटी में या फॉरेन जो इक्वल स्टैंडर्ड के एग्ज़ाम्स हैं उनमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं या उनको वो कैसे रेट करते हैं, तो अगर आप उन क्वेश्चंस का भी एक्सेस ले सकते हो और उन्हें सॉल्व करें तो आपको पता चलता है कि आप किस तरह से इस एग्ज़ाम को फेस कर सकते हैं। इसमें एक बात बहुत इम्पॉर्टेंट है, जब भी आप क्वेश्चन करते हैं आपका ब्रेन अपने फोकस को, अपने फ्यूल को कंज्यूम करता है। तो अगर आप इजी क्वेश्चन को भी गलत करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपका ब्रेन उसको फुल फोकस नहीं कर रहा, उसको लिख के करना चाहिए। आप अपने आप को पहचानिए कि आप किस टाइप के स्टूडेंट हैं, मेंटल वर्किंग स्टूडेंट है, पेपर वर्किंग स्टूडेंट है। अगर आप मेंटल वर्किंग स्टूडेंट हैं तो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन के लिए पेन पेपर चाहिए, बाकी तो आप मेंटली कर लेंगे। लेकिन अगर आप पेपर वर्किंग है, उसका पता कैसे चलता है? इजी क्वेश्चन में अगर आप रिपीटेडली गलत कर रहे हैं तो इसका मतलब हमेशा आपको पेन पेपर की हेल्प लेनी चाहिए क्वेश्चन करते वक्त, फोकस मेंटेन करने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग सो मैनी इम्पोर्टेंट टिप्स। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप इसी तरह से बच्चों के बीच इम्पोर्टेंट इनोवेशन लाते हुए उनकी हेल्प करते चलें और उनके सपनों को साकार करते चलें। थैंक यू सो मच सर, Thank you, sir. फॉर शेयरिंग वेल्युएबल टिप्स। थैंक यू।